नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2022 को लेकर के बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है इस वीडियो के माध्यम से। और पिछले 2-3 दिन से जितने भी आपके कमेंट्स थे, या लगभग 3 से 4 दिन तक का आप मान लीजिए, सभी कमेंट्स हमने लिए हैं और सभी कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट के हमने रिप्लाई भी किया है और काफ़ी समय दिया है हमने पूरी मेहनत करके कि हाँ किस में क्या हो सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितने भी सवाल हैं आपके, चाहे ओएमआर में कोई गलती हुई है, सभी प्रश्न यहाँ पर लेंगे। सभी हमने यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेरीज आपके हैं सभी लिए हैं। हालांकि सभी कमेंट को ले पाना संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन जितने भी कॉमन प्रश्न थे वो हमने सभी ले रखे हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमारी जो है घंटों की मेहनत है और आपको केवल यहाँ पर 10 मिनट का समय देना है। अगर आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट देख करके वीडियो स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुँचती है। फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप कमेंट करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज आप 10-15 मिनट का समय निकाल लीजिए, बल्कि आप थोड़ा सा आप स्पीड आप बढ़ा दीजिएगा, 1.25 कर दीजिए, या अगर आपको क्लियर हो तो आप 1.50 कर दीजिए। लेकिन वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है बिना स्किप किए। एएनएम 2022 की रिवाइज आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे साथियों का कहना है कि किसी भी प्रश्न में एक कॉमन नंबर के अलावा किसी अन्य प्रश्न में बदलाव नहीं हुआ है, जबकि एक प्रश्न के विकल्प में बदलाव हुआ है। या तो हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हो, इसलिए आपको पता ना चल पाया हो। आपने जब दोबारा आंसर की से मिलान किया हो, जिनको अभी तक आंसर की न मिला हो, मैं एक बार 10-20 सेकंड का समय लूँगा। एक बार मैं पीडीएफ जल्दी जल्दी आपको दिखा दूंगा और वीडियो को पास करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आपकी जो भी सीरीज हो। और एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन आज फिर से दिखाऊंगा, पूरा नोटिफिकेशन केवल 1 मिनट के अंदर में। मैं आपको सारे जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर सारे जो भी चीज़ें उसमें हैं, मैं हाईलाइट करता चलूँगा। और इसके बाद फिर जितने भी आपके सवाल हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। अभी लोअर पीसीएस 2019 जो कि यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 11 से लेकर के 26 तक चल रहा है, 26 मई तक। और ये कोई इसके पहले जो रिजल्ट आया था लोअर पीसीएस 2019 का, वह फाइनल रिजल्ट नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि फाइनल रिजल्ट ये नहीं तो फिर कब आएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब यूपी ट्रिपल एस सी 2 गुना 3 गुना बुलाते हैं, ताकि कोई भी सीटें वैकेंट न रहे। जितनी सीटें हैं उतने लोगों को बुलाया गया। फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग बाहर हो गए, कुछ लोग डीबी कराने आए ही नहीं, फिर वे सीटें खराब जाती हैं। फिर से वेटिंग लिस्ट निकाली है वहाँ पर, मेरिट नीचे डाउन करके, तो वहाँ पे कई बार प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि 2 गुने 3 गुने बुला लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर जितने कैंडिडेट्स वहाँ से बचे, फिर जो जितनी वैकेंसी होती है उस पर एक मेरिट लिस्ट बना दी जाती है उतने कैंडिडेट से। तो वह लिस्ट होती है फाइनल। आप बिल्कुल क्लियर बातों को समझेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी जो रिजल्ट आपका आएगा, देखिए रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा। मैंने कल भी कहा था कि ये यूपी ट्रिपल एस सी का इतिहास है कि इतनी जल्दी रिवाइज आंसर की या फिर ऑब्जेक्शन के बाद तुरंत रिवाइज आंसर की बहुत जल्दी नहीं आती है। तो रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, मई लास्ट में भी आ सकता है। और हमने आपको बताया था 19 जून को लेखपाल है, उसके पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना है 100%। हो सकता है मई में आ जाए, 5 जून तक आ जाए। ये जो रिजल्ट आएगा, इसमें जितनी सीटें हैं 9212, इसके 2 गुने तो यहाँ पर कैंडिडेट्स मिलेंगे नहीं। तो जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सभी को मौका मिलना तय है 100%। थोड़ा सा मैं इसमें कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आयोग क्या करेगा आयोग के ऊपर निर्भर है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबको मौका मिलेगा। मान लीजिए 17,000 लोगों ने एग्जाम दिया है तो सबको मौका यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद जब डीबी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो कि होगा लखनऊ में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर जिले में नहीं होता है, लखनऊ यूपी ट्रिपल एस सी का जो ऑफिस है पिकअप भवन, वहीं पे कराया जाता है। क्योंकि आपके मामले में सीटें ज़्यादा है और कैंडिडेट से भी ज़्यादा है। अब लोअर पीसीएस में 1861 लोगों को बुलाया गया है, 672 वहाँ पे टोटल वैकेंसी है, लगभग 3 गुना को मौका दिया गया है। और 11 से लेकर के 26 मई तक चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जूनियर असिस्टेंट में तो लगभग 2-2.5 महीने समय दिया गया था जूनियर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक दिन में 50, 60, 70, 80 को बुलाते हैं वो लोग अपने ऑफिस में लखनऊ, और वहीं पे डीबी कराया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें कहीं और रीजनल क्षेत्रों में भी बुलाया जाए, लेकिन ऐसी इसकी संभावना कम रहेगी। तो हो सकता है कि एक दिन में 200-250-300 को बुलाया जाए। तो जो भी होगा वो जब उसकी नोटिस आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप सभी परेशान मत होइए। तो जितने भी लोग यहाँ पर डीबी देंगे, यहाँ से मान लीजिए कि 2000 लोग बाहर हो गए, सपोज दैट
मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15,000 लोग बचे यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। यानी जो पहले अभी जो रिजल्ट आएगा, रिवाइज आंसर की आ चुकी, अब रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगी। या तो हो सकता है कि जितनी सीटें हैं उतने की ही वहाँ पर रिजल्ट जारी करें, फिर तो फाइनल तभी भी फाइनल नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट फाइनल होती है, उसके बाद आपकी सीधे ज्वाइनिंग होती है। तो जितने लोग यहाँ पर होंगे, मान लेते हैं 15,000 लोगों को मौका मिला, डीबी के बाद 15,000 लोग बचे, तो फिर इनसे जो है 9,212 की कैटेगरी वाइज आरक्षण नियम को लागू करते हुए लिस्ट बनेगी। अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं, आपके लिए जाति का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको आरक्षण मिलना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि जिनके पिता मूल रूप से या माता पिता मूल रूप से मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं को मिलेगा लाभ। जैसे आपने शादी की, अब आपके पति का एड्रेस है उत्तर प्रदेश का, तो उस एड्रेस के हिसाब से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि आप देखेंगे जाति प्रमाण पत्र में पिता पक्ष का मांगा गया है। और जो लोग कह रहे थे पिता पक्ष का नहीं बनता है, बन जाता है, आप अपने ग्राम प्रधान से लिखवा लीजिए, पिता की तरफ से बन जाता है, क्योंकि अब जो नए डॉक्यूमेंट आपके होंगे आपके पति की तरफ का होगा। हर चीज़ का समाधान होता है, अगर आप निकालेंगे तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। और ये कार्य आप सभी को स्वयं करना होता है। जब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लियर कट कि निर्गत प्रमाण पत्र जाति का वो आपके पिता पक्ष से होना चाहिए, तो बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियली जो नोटिस है, जीओ है UP SSSC का, मैं तो आपको वही बताऊंगा कि आपको पिता। और यही नहीं, इसके पहले चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे कोई शिक्षक भर्ती हो, मैं सभी में बता रहा हूँ कि हर जगह पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होता है। इंटर कास्ट में तो आपको पिता का देना ही देना है, अदर स्टेट वाले हैं तो भी पिता का ही देना है आपको, अगर वहाँ पे आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। हालांकि अदर स्टेट में तो वैसे ही फिर आपको रिजर्वेशन मिलना नहीं है। अब जिन लोगों ने पति पक्ष का लगा दिया है, तो उसमें दिक्कत ये होगी कि फिर आयोग ये कैसे डिसाइड करेगा कि आपकी जाति परिवर्तित नहीं हुई है। तो उसमें फिर वही समाधान है कि आप एक नोटरी लिखवा लीजिएगा कि हमारी जाति चेंज नहीं हुई है। और मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आपका हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया है कि अगर आप सेम जाति सेम कास्ट में अगर आपकी शादी हुई है तो आप पति वाला देंगे तो भी आपका चल जाएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर आयोग मान्य करता है या फिर डीबी की जब नोटिस आएगी अगर उसमें ऐसा होता है तो फिर ठीक है। जब भी आप कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं, एक बार आपको विज्ञापन पूरा जरूर पढ़ लेना चाहिए। कौन क्या बताता है उससे मतलब नहीं है। पीईटी में बहुत लोग कह रहे थे आपका लेखपाल में हो जाएगा, उनको अपने बैच बेचने थे, कोर्स बेचने थे। आज क्या हो रहा है, वे बेचारे फॉर्म भर के जो है घर बैठ के रो रहे हैं कि हमें मौका मिला ही नहीं। तो आजकल जो है फर्जी गलत न्यूज़ जो है बताने का चलन सा हो गया है। लोग दावे करते हैं हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो सही बताने वाले वहाँ पे पता नहीं लोग देखते भी कि नहीं देखते हैं। तो आप अपने स्तर से भी पता करें और सही और ऑथेंटिक जानकारी ही आप रखिए। बाकी लोग क्या बताते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है, और ना ही उन्हें काउंसलिंग उन्हें वेरिफिकेशन कराना है। दिक्कत होगी आपको, उन्हें दिक्कत थोड़ी होगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। थोड़ा सा आप स्पीड जो है आप 1.25 कर लीजिएगा, हो सकता है 1.5 में आपको क्लियर ना समझ में आए, या फिर आप 15-20 मिनट का समय निकाल करके आप थोड़ा सा देख लीजिए पूरा। हमारी भी मेहनत है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे। एक बार आंसर की जिनको देखना हो आप जल्दी से देख लीजिए, आप केवल स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेते जाइए। ये सीरीज हो गया आपका एक प्रश्न में यहाँ पर कॉमन नंबर मिला है और एक प्रश्न के ऑप्शन में बदलाव हुआ है। अगर आपने वो प्रश्न किया होगा तो फिर आपने जब दोबारा आंसर की मिलाई होगी तो आपको वहाँ पे पता चल गया होगा। सीरीज B स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, वीडियो पास करके वीडियो को आप रोक करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सीरीज C हो गया, इसके बाद सीरीज D यहाँ पर, सीरीज E यहाँ पर, इसके बाद F है। आपकी जो सीरीज होगी आप मिला लीजिएगा उसी हिसाब से। G इसके बाद सीरीज H। इससे ज़्यादा हम समय यहाँ पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको पता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार आप बस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब नोटिफिकेशन दिखाते हैं आपको, ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है यहाँ पर आप देखेंगे तो 5/1/2022 है, और संशोधन की जो अंतिम तिथि है 12/1/2022। संशोधन में क्या क्या आप संशोधित कर पा रहे थे, क्या वहाँ पे ईमेल आईडी, जाति, कैटेगरी, ये सब आप वहाँ पे संशोधित कर पा रहे थे? तो जो चीज़ें आप संशोधित नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए आप लास्ट डेट यही मान के चलेंगे 5/1/2022। इस चीज़ का आपको खुद से यहाँ पे आपको समझ लेना है।
ऑटोमेटिक। आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, हाँ जो चीज़ हमें बाद में संशोधन नहीं दिया गया मौका, तो फिर हम उसके लिए लास्ट डेट यही मान के चलेंगे। जहाँ पे आप संशोधन कर सकते थे उसके लिए लास्ट डेट आपका ये चल जाएगा। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके जाति हो, निवास हो, EWS हो, चाहे विशेष आरक्षित वर्ग में आप हो, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, PH की सीट नहीं है तो PH में कोई आरक्षण मिलना नहीं है अलग से। PH के जो कैंडिडेट होंगे आपको जनरल की मेरिट में आने पर आपको जनरल की सीट मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा 5/1/2022 से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए? जहाँ तक वो वैलिड हो, उसकी एक्सपायरी डेट हो, उतना पुराना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पुराना है तो क्या करें, या फिर उस समय नहीं बनवा पाए थे, अब नया बनवाए हैं 5/1/2022 के बाद का बनवाए हैं, तो क्या करें आप? तो अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, समय तो हम वापस वहाँ पे लेके जा नहीं पाएंगे। तो बस उसमें ये कर सकते हैं कि फिर आपके पास जो पुराना है आप वही लगाइए और एक नया आप ज़रूर बनवा लीजिए। ध्यान दीजिएगा ओल्ड प्लस न्यू का आप कॉम्बिनेशन रखिए ताकि यहाँ पर जो है वेरीफाई कर सके आयोग कि नहीं आपका प्रमाण पत्र सही है। बस मेरा ये निवेदन है। और कोशिश करिए कि जाति जो है पिता पक्ष का ही निर्गत हो। हालांकि नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके पिता पक्ष का निर्गत होना चाहिए। तो हो सकता है निवास को भी वो बोल दें कि पिता पक्ष का ही आप लेकर के आइए, ठीक है। बाकी और जो जैसे आपका आधार कार्ड है और जो अन्य डॉक्यूमेंट जहाँ पे पति का नाम है उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक बदलने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस मान लीजिए पति पक्ष का है, फिर आपको निवास आपने बनवा रखा है पिता पक्ष का, तो उसमें बहुत समस्या नहीं होती। बस आपको अगर दिक्कत लगे तो आप एक नोटरी लिखवा लीजिएगा अलग से कि ये हमारा एड्रेस है, अभी हमारी शादी हो गई, हमारी सेम कास्ट में, इस प्रकार से करके आप लिखवा लीजिएगा एक। तो वेरीफाई हो करवाना है आपको। बस ये समझना कि आप हम आयोग को कैसे ये सेटिस्फाई करा पाएँ कि देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, हमारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, बस ये होता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, अपने से आपको सोच करके कचहरी से आपको नोटरी लिखवा लेनी है शपथ पत्र, एफिडेविट। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इस लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। चलिए अब आगे इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तो जितने भी वांछित अनिवार्य अर्हताएं व अन्य अर्हताएं हैं वो आप धारित करते हैं। मतलब आपने जाति लगाया तो ये माना जाएगा कि उस फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले आपके पास है जाति प्रमाण पत्र। EWS लगाया आपने तो ये माना जाएगा कि EWS है प्रमाण पत्र आपके पास। ये चीज़ें होती हैं। ये फॉर्म भरने वाला हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, ये पार्ट से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे जो गलतियाँ हमसे हो गई थी उसके लिए मैंने ये कहा था कि आप आयोग को मेल कर लीजिए, प्रत्यावेदन दे लीजिए, या फिर आप जा करके आयोग में मिल लीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा था कि बाद में कोई भी अगर संशोधन होता है तो किया जाना संभव नहीं होगा, न ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार यानी कोई भी वो वार्तालाप वो करेंगे, मान्य करेंगे। तो ये सब चीज़ें बाकी सब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहेंगे तो कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए विकलांगजन के लिए कोई सीट नहीं है, ना ही उनको यहाँ पे आरक्षण मिलना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी, अब आप लोग क्या बताते हैं उससे क्या मतलब है, लेकिन आप यहाँ पे आयोग की नोटिस पढ़िए। आप यहाँ पर देखिए, आप उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके माता पिता जो मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अदर स्टेट के हैं तो उनको तो वैसे भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना नहीं है, तो उनके लिए तो EWS जाति ये सब लाभ मिलना नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ। अब आप नोटिफिकेशन बिना पढ़े अगर आपने फॉर्म भर दिया तो फिर कहीं ना कहीं गलती थोड़ी सी हमारी हो जाती है कि हमने क्यों नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा अच्छे से, कि पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अब इसके बाद देखिए आगे ये चीज़ें एक जगह और भी इसको लिखा गया है इसमें। अब देखिए यहाँ पर जितने भी अर्हताएं, संविदा वाला मैं यहाँ पे बताना भूल रहा हूँ, संविदा में भी आप चाहे जब का बनवाइए अनुभव प्रमाण पत्र, उसकी डेट से मतलब नहीं होता। बस ये कि आपने जो डिटेल्स भरी है फॉर्म में, संविदा वाला 2 साल भरा है, 3 साल भरा है, तो वो उतना आपका फॉर्म की लास्ट डेट से पहले कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। बस ये कहने का मतलब है। बाकी आशा है या फिर प्राइवेट का वो सब मान्य नहीं करेंगे। जो ANM वाला है, जो संविदा वाले जो इसमें हैं सरकारी अस्पताल का, हॉस्पिटल का, वही केवल इसमें माना जाएगा।
केवल संविदा का इसमें अंक मिलना है, बाकी ये सब केवल यहाँ पर देखेंगे एनसीसी हो या फिर प्रादेशिक सेना वाला, केवल इसमें वरीयता दी जाएगी। जैसे आपके सेम मार्क्स किसी और के बराबर आ रहे होंगे तो फिर वहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी, बस इतना ही है। और जितने आपने वर्ष कार्य किया होगा पर वर्ष 3 वर्ष के हिसाब से, अब यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन का फिर से लिखा हुआ है। संविदा वाला देखिए बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर लागू हो, संविदा वाला जो अंक होगा आपका अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पे आपके, वो जो अंक होगा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। जहाँ पर लागू हो तो मेरिट ही बनानी है, हो सकता है डीबी के बाद इसको जोड़े, चाहे जब जोड़े आयोग के ऊपर निर्भर, लेकिन ये अंक आपके जोड़े जाएंगे, अंक मिलेंगे आपको और आपकी लिखित परीक्षा में वाले अंक में जुड़ेंगे ये। अब इसके आगे इसमें सवाल होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना है संविदा वाला, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर, उत्तर प्रदेश सीधा सा मतलब है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में, एएनएम के रूप में कार्यरत व्यक्ति को प्राविधानित, ये संविदा वाला हो गया, ठीक है। अभी ये वैकेंसी, अभी ये आपकी भर्ती चल रही है, यहाँ पे आपका हो जाएगा परमानेंट। तो प्राविधानित अधिमानी अंक प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश, अब कहीं आप प्राइवेट में हैं, किसी आप आशा है, उनको यहाँ पर लाभ नहीं मिलना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो है अपने जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप तुरंत बनवा लीजिए बिना आप इसमें देर किए। फिर ये सब यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको बताने की आवश्यकता है नहीं कि जितने भी आरक्षण के फायदे हैं आप तभी आपको मिलेंगे जब आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, यानी आपके माता पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ओबीसी एससी हो सबके लिए यहाँ पर है कि इस जो कैटेगरी में आप आने वाले हैं तो आप ऐसे पुत्र या पुत्री हो, मतलब आपके माता पिता स्वयं या उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, कोई आरक्षण का लाभ मान्य होगा, अनुमान्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर ओबीसी भी आप इसमें शामिल कर लीजिए की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी का उल्लेख है, यानी आपके पति के नाम से बना है आपका प्रमाण पत्र, मान्य नहीं होगा। अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमान्य होगा। अब आप यहीं से खुद आप जो चीज़ें आप जस्टिफाई कर लीजिए अपने हिसाब से कि आपको प्रमाण पत्र किस प्रकार का बनवाना था। हमारी गलती ये होती है कि हम बिना विज्ञापन पढ़े ही जो है फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम दे देते हैं, बाद में जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है वहाँ पे समस्या हो जाती है। जो कहीं पर कार्य कर रहे थे किसी राज्य सरकार की सेवा में, उनके लिए एनओसी भी अनिवार्य है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर से वही चीज़ें हैं जो भी आपको हमने ऊपर दिखाया था कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। हाई स्कूल हो गया आयु निर्धारण के लिए, ठीक है। बाकी इसमें मैरिज सर्टिफिकेट का कुछ लोग पूछ रहे थे तो उसमें ये होता है कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक से अधिक जीवित, यहाँ पे चूंकि पत्नी का तो सवाल नहीं, केवल सभी महिलाएं हैं, विवाहित महिलाओं के लिए एक से अधिक जीवित पति नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है उनसे आपसे जो है इस प्रकार का एक लिखवाया जाता है आपसे एक घोषणा पत्र। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि कोई भी संशोधन बाद में मान्य नहीं करेंगे और ना ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार्य मान्य होगा, ठीक है। बाकी हमने ये आपको पहले भी दिखाया था जो फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस का हो गया, उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है या फिर जितने भी आपके जाति निवास को लेकर के, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी आपको पहले से ये सब चीज़ें पता होना चाहिए था क्योंकि ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पहले बनवाने थे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले बनवाने थे। अब यहाँ पर देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्न आपके लिए रखे हैं और या तो यहीं पर ये वीडियो कंटिन्यू किया जाए या फिर इसको नेक्स्ट सेशन के माध्यम से, और इसी के तुरंत बाद में एक वीडियो फिर से बना दूँ, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा जितने भी आपके सवाल हैं, ठीक है। इसे आप प्लीज़ देख लीजिएगा। बस मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा।
जितने भी आपके क्वेरीज हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, हमने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं एक एक करके। और इसमें भी जो कॉमन प्रश्न थे हमने वो छोड़ दिया था, सभी नहीं लिए हैं लगभग। यहाँ पे जितने भी या जो आपने अपने मार्क्स शेयर करके आपने पूछ रखे हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो हमने सब नहीं लिया है, बहुत कभी उसमें से लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर मौका देखिए लगभग सभी को मिल जाना है। जितने कैंडिडेट्स हैं लगभग सभी को मौका मिल जाना है, चाहे आपके नंबर 15 नंबर हो, आपके 20 नंबर हो, आपके कितने भी आपके नंबर हो, आप लोग पूछिए मत, बस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करते रहिए, अपने सभी प्रमाण पत्र आप ठीक रखिए। और जो OMR त्रुटि वाली है, अब उसमें हमने आपको बता दिया है कि जो छोटी मोटी जो भी गलतियां हुई हैं फॉर्म भरने में, तो उसके लिए आपको केवल नोटरी देना होता है, शपथ पत्र देना होता है। लेकिन अगर कोई बड़ी गलती है, हालांकि यहाँ पर अगर कोई अंक भरने में भी गलती हो गई, मार्क्स भरने में गलती होगी 10वीं के, तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप केवल उसके लिए एफिडेविट दे दीजिएगा, क्योंकि उसके नंबर तो जोड़ने हैं नहीं मेरिट में। ठीक है, तो हम बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप, ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।